एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहैंस हो सके, इंक्रीज हो सके। राइट नाउ आज का जो ये एडिटोरियल है इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आंसर राइटिंग भी इसी में से कर करके देखेंगे कि किस तरीके से आप अगर द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को रीड कर रहे हैं तो कैसे आप समझ सकते हैं कि क्या इसकी यूटिलिटी क्या है, सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको स्टार्ट करिए पढ़ना। राइट यू शुड बी एक्जैक्टली अवेयर ऑफ दैट व्हाट यू आर रीडिंग एंड फॉर व्हाट आर यू रीडिंग। राइट अगर ये किसी भी पार्ट से रिलेटेड है ओनली देन विल बी रीडिंग। राइट सो जो आज का हमारा एडिटोरियल है जिसका नाम है द हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है ना, दी हॉर्नेस्ट नेस्ट। जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि ये हॉर्नेस्ट नेस्ट क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट ये एक तरीके का इडियम है, ठीक है ना, ये एक तरीके का इडियम है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो दिक्कतों से बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। सो हॉर्नेस्ट नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, हॉर्नेस्ट मतलब होता है, ठीक है। सो दी हॉर्नेस्ट नेस्ट इन दी फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल है जो कि अभी अभी पार्लियामेंट में हुआ है, टेबल हुआ है, उसको पास कर दिया गया है। राइट तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है। राइट अब ये जो चीज़ है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप इतनी ज़्यादा अवेयरनेस के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे देन यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस, और बाकी सिर्फ आपका टाइम ही पास होगा और कुछ नहीं होगा। राइट सो बी एक्सट्रीमली अलर्ट एंड एक्टिव कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्या अभी के अभी हम नोट्स बना के इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक मतलब साइड में रख सकते हैं कि इन केस इफ दिस पर्टिकुलर मीन्स थिंग्स comes into examination would we be able to write the answer out of that something or not। right so यहाँ पे देखिए ये जो मुद्दा है ये नेशनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। हाउ अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड। राइट उसके बाद ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 में जो है मेंशन है वहाँ देखेंगे, और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल जो उत्तराखंड का जोशी मठ का एग्जाम्पल आप देखा था जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है क्रैक्स डेवलप हो गए थे, जो भी एरिया थे, जो भी रेजिडेंशियल एरियाज थे। राइट फिर उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का जो हमारे इंडिया में ट्रेंड है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका, कार्बन नेट जीरो जो इंडिया चाहता है कि हमारा ये जो कमिटमेंट है, और हम इसको इंटरनेशनली भी जोड़ सकते हैं, पेरिस क्लाइमेट समिट से भी जोड़ सकते हैं कि वहाँ हमारा क्या कमिटमेंट है। राइट और गवर्नेंस पॉलिसी कि सरकार इसमें किस तरीके से गवर्न करेगी, क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनको भी देखेंगे जो कि इसमें दिए गए। राइट तो ये जो टॉपिक है वो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडीज पेपर सेकंड एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेट करता है, क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर में ज्योग्राफी से रिलेट करता है। इसमें आप बहुत सारे मीडोज को, जो हमारे घास के मैदान है, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आप इनरिच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को। राइट जनरल स्टडीज ये जो हमारा 2 का पेपर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा गवर्नेंस पॉलिसी का जो इशू है ये इससे हम देख सकते हैं, और जो जनरल स्टडीज पेपर 3 है इसमें जो हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और जो इसमें नेशनल सिक्योरिटी इशूज है वो इसमें हम देख सकते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि हाँ ये, और देखिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन जो कि मैंने इसी आर्टिकल से बनाया है कि क्या है ये क्वेश्चन, अगर हम इसका आंसर लिखते हो तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डिस्कस दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 इन द लाइट ऑफ द गोदावर्मन जजमेंट। ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें, तो उसको भी देखेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, तो अभी साइड बाय साइड एज विल स्टार्ट रीडिंग it, we'll try understand also and then we'll take the notes also out of this। right so we'll keep on making the introduction कि कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये रहता है कि मुझे फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करनी, तो दिस इज द ओनली सोर्स फ्रॉम विच यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग फ्रॉम द डे 1। right so I'll be speaking mostly in English and Hindi both so that you can understand, and for the other videos you can check it out on my channel, and this particular channel is only dedicated to the Hindi medium aspirant, those who really want to change their medium from Hindi medium to the English medium। right and for the further inquiries you can contact on the WhatsApp number that is given on this particular channel। so let's get started without even further ado। सो द हॉर्नेस्ट नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, तो इसका मतलब आप सिर्फ इतना समझिए, द हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब क्या है, दिक्कतें, परेशानियां, कितनी परेशानियां इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल जो है लाया गया है पार्लियामेंट में उसमें क्या दिक्कतें हैं। राइट अंडरस्टूड ओके लेट्स मूव अहेड। The Lok Sabha passed the Forest Conservation Amendment Bill 2023 on July 26. So that means the bill has been passed. Bill pass कर दिया गया, right? With no substantive changes, ठीक है ना, कोई इसमें substantive मतलब तात्विक change नहीं किया, मतलब main जो है कोई important जो है इसमें change नहीं हुआ है। right? From the original version introduced in the March, जो कि जो सबसे पहले originally मतलब इसको जो है जो सबसे पहले introduce किया गया था मार्च में, वही बिल अभी ये मतलब इस मंथ में लिया गया है और अब इसको लोकसभा के द्वारा पास भी कर दिया गया है। तो कोई changes नहीं है। तो अभी तक यहाँ तक हमारा किसी
काम की नहीं है ये सब, ठीक है। हमें हमें इसको ना वीड आउट करना, मतलब हटाते रहना कि हाँ क्या काम का है, सिर्फ उसे लेना है, राइट। तभी आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप कैसे समझ पाएंगे ये इंपॉर्टेंट वो। तो जब तक आप चीज़ों को बहुत कम कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे, राइट। सो इट इग्नोर्स स्ट्रॉन्ग पब्लिक ऑब्जेक्शंस दैट हाईलाइटेड अ नंबर ऑफ कंसर्न। बहुत सारे इसमें कंसर्न्स हैं, बहुत सारी इसमें चिंताएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और पब्लिक जो ऑब्जेक्शंस है, ठीक है ना, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है, अनदेखी की गई है। ये भी लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। द बिल कमेंसेस विद अ प्रॉमिसिंग प्रियम्बल एक्सप्रेसिंग अ कमिटमेंट टू अचीविंग नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। तो ये क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिल है इसमें एक क्या है, एक तो प्रियम्बल इसमें मतलब प्रस्तावना दी गई, एक तरीके से इंडेक्स मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए चीज़ों को बहुत आसान करके समझिए कि आपके समझ में एट द एंड आपको एग्जाम में लिखना है और इंटरव्यू में बोलना है अगर पूछा गया तो, राइट। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पाए तो आपका पूरी पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम 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 खुल करके आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका कुछ यूज समझ में आना चाहिए। तो एक इंडेक्स इसमें बनाया गया, ठीक है। उसमें क्या बताया गया, उसमें एक मतलब कमिटमेंट, मतलब एक तरीके का वादा दिया गया है कि हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे नेट जीरो एमिशन बाय 2070, राइट। सो अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसको अब हम यहाँ से, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें ये कर लिया, कॉपी कर लिया, एक तो प्रेम्बल को, और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन में हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि ये जो प्रियम्बल है इसमें इतनी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये मतलब वादा किया, और क्या है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, मतलब और ज़्यादा जो जंगल हैं उनको और बढ़ाएंगे, मतलब और ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, मतलब जो जनजातियाँ या जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मतलब जंगली जीवन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वहाँ की औषधियाँ, वहाँ की लकड़ियाँ, उनसे अपना जला करके वहाँ के फल फ्रूट वनस्पति या प्लांटेशन से खाते पीते हैं, तो वहाँ को जो है, तो उनकी लाइवलीहुड मतलब जीविका जो है, उनकी ज़िंदगी को हम और इम्प्रूव करेंगे, राइट। ओके, तो ये अभी तक कितने पॉइंट निकल के आए, 4 पॉइंट निकल के आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं, अब इसको मतलब यहाँ से लिखना है या इसमें कुछ और ऐड करना, वो अभी हम देखेंगे, साथ ही साथ करते हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन में आप ये मत सोचिए कि कोई काम आप बैठ के अलग से सेपरेटली करेंगे, इसमें सारी चीज़ों को मैनेज करना आपको आना चाहिए इंस्टेंटली, उसी वक्त, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर आपको ये टेक्स्ट, यही एडिटोरियल आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि ये लीजिए आप इसको पढ़िए और ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करिए आप अपने आप को। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल यूपीएससी की मत करिए, अगर सही से करना तभी करिए, अदरवाइज कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, आपको भी पता है, ठीक है। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, बिल्कुल क्लियर रहिए अपने लाइफ में, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, इट एक्सक्लूड्स। अब यहाँ से क्या है कि अब हमने ये जो पॉइंट लिख लिया, फिर हाउएवर द ऑपरेटिव पार्ट, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हाउएवर द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द बिल शोज लिटिल कनेक्ट विद द प्रियम्बल, मतलब जो असलियत है इस बिल की, वो जो है, जो इसके ये हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना है, जो हमारा इंडेक्स है, उसमें जो चीज़ें लिखी, जैसे मान लीजिए कोई बुक मैं आपको दूं, उसमें लिख दूं कि ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर और यहाँ से यहाँ तक, बट जब आप आगे जाकर के बुक को ओपन करेंगे तो आपको वो चैप्टर्स ही ना मिले, या वो चैप्टर का कोई और ही कोई चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही हो। तो ऐसा है कि जो ऑपरेटिव पार्ट है, जो मेन पार्ट है जो बिल का, ठीक है, तो उसमें क्या है, ऐसी बहुत थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें हैं जो कि इनके प्रियम्बल से मिलती जुलती हैं, ठीक। अब यहीं से दिक्कतें आना शुरू देखिए, ठीक है। अब कौन कौन सी दिखते हैं, इट एक्सक्लूड्स एंटायर कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लॉ एंड आयरनिकली इवन फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये हटा देता है, एक्सक्लूड मतलब हटा देना, एंटायर कैटेगरी मतलब हर प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, मतलब जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं उनको लॉ की कैटेगरी से हटा देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, अभी पता चलेगा इसमें नीचे। आयरोनिकली मतलब जो है बहुत उस तरीके से कि इवन फैसिलिटेट्स द, मतलब इस तरीके से हटाया गया है कि इससे होगा क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होगा, मतलब खात्मा होगा फॉरेस्ट का। कैसे होगा, अब वो देखते हैं। अब जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, ठीक है ना, अब ये प्रॉब्लमेटिक एरिया जो भी हैं, इसमें जो भी मतलब दिक्कत वाले एरियाज हैं, उनको हम कहाँ लिखेंगे, मेन बॉडी में लिखेंगे। इसमें पॉजिटिव्स भी लिखेंगे हम और नेगेटिव्स को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक तो हमने लिख दिया हाँ कि ये हमारा जो है, ये हमारा प्रियम्बल है, मीन्स जो ये बिल है हमारा, ठीक है, ये जो बिल है हमारा, इसको ऐसे हम लिखेंगे, ठीक। ये जो हमारा बिल है, तो ये इसमें मतलब एक प्रियम्बल दिया गया है और एक्सप्रेसिंग मतलब कमिटमेंट किया गया है कि नेट जीरो इमिशन करेंगे 2070 तक, और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे और लाइवलीहुड्स को इंप्रूव करेंगे, जो भी कम्युनिटीज फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपने इतना भी लिख दिया, ठीक है ना, और ऊपर मतलब इसी को यहीं से सीधे यहाँ से ये आप पूरा ऐसे मतलब कॉपी कर लीजिए ऐसे करके, और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब समझिए ये लिख दिया है ना, दैट सीक्स टू, अब इसमें ऐसे लिखते हैं, दैट सीक्स टू,
सीक्स टू मतलब जो कोशिश करता है, ठीक है ना। अब उसमें आ गया ऐसे, तो बस इतना देखिए। अब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बस खाली सीखनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, राइट। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, हमने बना लिया जितना बन सकता था अभी, ठीक है। हमको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन नहीं लिखना है पूरे एग्जामिनेशन में, है ना। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक ही क्वेश्चन नहीं लिखना है, जितने भी पेपर्स आते हैं सब में लिखना है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम समझते हैं कि क्या दिक्कतें क्या क्या है, ठीक है। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ये सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि भाई ये मतलब एक आया था 1980 में आया था, ठीक है। तो ये मेन बॉडी में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इनको बताएंगे कहानी एग्जामिनर को कि हाँ भाई ये स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 व्हिच दिस बिल एम्स टू अमेंड, जो ये बिल अभी का जो आया है ना, ये बिल इसी बिल को अमेंड करा, इसी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे, तो या तो आप इसको उठा करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, या आप इसको यहाँ दे दिए तो इंट्रोडक्शन में भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो इसीलिए जब आप आगे चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बताता जाएगा कि कहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखनी है क्या। इसीलिए मैं जानबूझ के आपके सामने बना रहा हूँ, रेडीमेड आंसर देना कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। अपना मतलब मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूंगा, अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा, राइट। एडमिटेडली एंड जस्टिफिएबली अडॉप्टेड अ रेदर प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस, तो ये मतलब जो स्टैंस होता है प्रोटेक्शनिस्ट इंस्टेंस जो इसने बनाया है, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें मतलब जो है अब इनको जो भी करना है वो करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे ये, ठीक है ना। मतलब प्रोटेक्शनिस्ट इंस्टेंस से कोई रोक लगाएंगे किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिस्ट इंस्टेंस है, ठीक है। अब कैसे है, विच मेड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस टाइम कंज्यूमिंग। अब जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। उस एरिया से मान लीजिए किसी एरिया को फॉरेस्ट आपको डिक्लेयर करना है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, प्रोसेस जो बना दिए क्लियरेंस लेने के लिए, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इंडिया के लगभग लगभग हर कानून में टाइम बहुत कंज्यूम होता है, टाइम टेकिंग बहुत होता है, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया ना। तो यहाँ पे तो इस पूरे एडिटोरियल में कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं लिखा है, बट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है को हैम्पर करता है ये। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मतलब यहाँ पे कोई कंपनी आई, इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है, और उसके बाद उसको फॉरेस्ट क्लियर करना है, अब वो आपसे कैसे परमिशन लेगा। अब अगर आप एक लिमिट से ज्यादा टाइम लगाओगे फिर क्रॉनिक कैपिटलिज्म आ जाएगा, तो फिर उसके बाद करप्शन आ जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप लिंक करिए कि इससे जो है स्टेट का नुकसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आप उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले इशू के मतलब जो है एंगल से देखिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक तो मतलब जो है एक तो क्लियरेंसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी, और है ना। तो मतलब कॉस्टली मतलब जो है महंगे भी हो जाएंगे, राइट। तो कॉस्टली भी है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा के ये लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए फिर क्या करते हैं, वाइल करंट डेवलपमेंट नीड्स एंड प्रायोरिटीज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन आजकल का जो विकास है, जिस तरीके का विकास हमें चाहिए, ठीक है ना, और तो उसकी प्राथमिकताएं हमें समझनी होंगी, ठीक है ना। ये इसका मतलब है। दिस बिल डिविएट्स इन अ सिग्निफिकेंट मैनर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल लॉ। अब इसको ये ना अब देखिए यहाँ से तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हमारे काम का, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है हमने ले लिया। अब इसका मतलब कहने का डिविएट्स मतलब अपने रास्ते से हट जाता है, ठीक है ना। ठीक है कि ये जो बिल अभी जो ये बिल लाया गया है, ये वाला जो बिल लाया गया है, ये बिल अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक है, जो मेन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। अब वो तीन कौन से मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे ये डिविएट करता है और जिन पर इसको डिविएट नहीं करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट जिनको ध्यान में रखने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे आर्टिकल की यही है, ठीक है। 3 points दैट इमर्ज फ्रॉम द बिल हैव कॉज्ड कंसीडरेबल कंस्टर्नेशन। ये जो वर्ड है कंस्टर्नेशन मतलब क्या, सनसनी फैला देना या थोड़ा सा डरा देना, या मतलब लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्शियस करने का, यार अगर ऐसा हो गया तो बहुत खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कॉन्स्टर्नेशन अमंग एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, तो जो भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं तो उनको ये जो तीन मुद्दे हैं जो बिल में हैं, इनकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन पर आपत्ति है इनको, ठीक है, ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, द नैरोड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर इट्स स्कोप, ठीक है। अभी तक क्या है, अभी देखिए आगे समझ में आएगा कि नैरोड डेफिनेशन मतलब नैरो कर दें, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मतलब जैसे मान लीजिए 500 पेड़ लगे एक जगह, तो उसको ये बोलेंगे नहीं, अगर 500 मतलब ट्रीज लगे कहीं पे तो हम उसको फॉरेस्ट का दर्जा नहीं देंगे। तो इसका मतलब उनको कभी भी काटा जा सकता है, राइट। तो फिर हमारा कार्बन इमिशन का जो 2070 तक हमने किया है, ये सब कार्बन सिंक बनाएंगे, ये सब कैसे पूरा होगा, राइट। तो ये तो इन्होंने मतलब नैरो कर दिया, कम कर दिया। अभी जैसे मान लीजिए 100 ट्रीज हो, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, जिस तरीके से अभी रेन्स देखी हमने, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो जोशीमठ का इवेंट हुआ है, इस तरीके के एग्जाम्पल जो हमने देखे, जो हीट वेव्स हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं रेन का साइकिल जो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना, और मानसून डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को क्या करना चाहिए था, इस बिल में जो है इसको नैरो करने के बजाय इसको एक्सपैंड करना चाहिए था, कि अगर 100 ट्रीज में उसको भी हम एक मतलब फॉरेस्ट का दर्जा दे देंगे, ठीक है। ये इन्होंने गलत किया, तो इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। आप इसको समझिए, ऐसे एग्जांपल्स को कोट के सिर्फ एक एक वर्ड में लिखिए, राइट। नाउ द सेकंड वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज, द एक्सक्लूजन of the significant tracts of forest areas and the granting of
sanction to additional activities that were regulated earlier. These needs to be better. मतलब क्या है कि अब मतलब क्या बोल दिया गया कि द ग्रांटिंग ऑफ सैंक्शंस टू एडिशनल एक्टिविटीज, मतलब अब वो जो एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट होता है वहाँ पे अदर एक्टिविटीज भी हो सकेंगी जो कि पहले रेगुलेटेड की जाती थी, वो अब रेगुलेट करने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी, राइट। और क्या है, द एक्सक्लूजन ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक्सक्लूजन मतलब क्या है, एक्सक्लूजन मतलब क्या, छोड़ देना, निकाल देना, किसी चीज की एम्बिट से बाहर कर देना उसको। सिग्निफिकेंट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके मतलब इनको अगर छोटा मोटा हो तो उसको हम मानेंगे नहीं कि ये मतलब है, ठीक है, कि ये फॉरेस्ट है। तो ये हमारे तीनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे ही तो नोट्स बनाओगे ना आप, तो इसलिए ये हेल्पफुल है, तभी आप इसको पढ़िए, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको पता नहीं है कि क्या इसके साथ करना, राइट। नाउ द बिल विल सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडमार्क गोदा वर्मन जजमेंट ऑफ 1996, ठीक है ना। आप इसको लिख लेते हैं, जो ये लैंडमार्क जजमेंट है, गोदा वर्मन जजमेंट है जो 1996 में आया था, ठीक है, इसको लिखते हैं। अब इसमें क्या है, विच हैड एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द 1980 एक्ट टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज द एरियाज विद ट्रीज rather than just areas legally notified as forest। अब क्या है, जो 1980 में जो एक्ट आया था, एक्चुअली एक एक्ट आया था जो 1980 में आया था, तो आप इसको देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, इसको लिखिए कि 1980 में एक एक्ट आया है ना। तो उस एक्ट में हुआ क्या, बेसिकली 1980s में जब कोई एक्ट आया, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जब कोई एक्ट आया, ठीक, तो उसमें क्या बताया गया कि जो फॉरेस्ट की जो मतलब हमारी वो थी ना, कि क्या परिभाषा होगी। अगर मुझसे पूछा है कि फॉरेस्ट क्या है, तो सरकार मतलब उसमें कोई लिखेगी ना कि हाँ 500 ट्रीज वाले को हम फॉरेस्ट मानेंगे या 100 ट्रीज वाले को मानेंगे। तो उसमें क्या किया, बोला कि लीगली नोटिफाइज, मतलब जिनको किया गया फॉरेस्ट उनको तो हम मान लेंगे, ठीक है ये तो फॉरेस्ट है, बट जितना एरिया में जितना ज़्यादा मतलब ट्रीज लगे हैं, ठीक है ना, उनको हम मानेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी ट्रीज हैं तो उनको हम एक हिसाब से फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही मान सकते हैं, तो जिससे कि फॉरेस्ट की कटिंग नहीं होगी, जिससे कि मतलब ट्रीज की कटिंग नहीं होगी। तो जब उसके बाद 1980 के बाद 1996 में जो एक्ट आया, तो ये जो 1996 में जो तो जो ये आया एक्ट आया, तो उसको बोलते हैं गोदा वर्मन एक्ट, ठीक है। अब इस जजमेंट में क्या किया गया कि और ज्यादा जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन उसको एनलार्ज कर दिया गया, बड़ा कर दिया, जहां जहां भी पेड़ दिखे उसको बोलते हैं ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, राइट। तो अब देखिए, एक 1980 में अच्छा प्रयास हुआ, फिर 1996 में दूसरा अच्छा एफर्ट हुआ, ठीक है, उसमें और ज्यादा इंक्रीज कर दी गई फॉरेस्ट की डेफिनेशन, राइट। ये इसमें यहां से यहां तक कहा गया है। तो अब ये दो एक्ट को आप समझ गए, ठीक है ना। तो अब इनको आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें ऐड क्या करेंगे, द प्रेजेंट अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टू ओनली लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर अक्टूबर 25, 1980, ठीक है। 1980 तक, 1980 में जो एक्ट था उसने थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन 1996 में आया तो उसने रिस्ट्रिक्शन को उसने और ज्यादा एनलार्ज कर दिया कि नहीं अब तो और ज्यादा फॉरेस्ट माना जाएगा, ठीक है ना, एरिया जहां जहां पर भी है मतलब हमारे ट्रीज। अब यहां पर क्या है कि ये जो आज का जो ये मतलब अभी जो अमेंडमेंट किए गए, प्रेजेंट अमेंडमेंट जो किए गए हैं, ये रोक देते हैं, क्या रोक देते हैं, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट में रोक देते हैं किसको, कि केवल लीगली नोटिफाइड अभी तक जो फॉरेस्ट है उन्हीं को फॉरेस्ट माना जाएगा, और जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अभी तक लिखे गए हैं 25 जून 1980 तक जो लिखे गए सिर्फ उन्हीं को मानेंगे। तो मतलब अब सोचो आप 1980 वाली चीज अब 2023 में, मतलब आप समझ रहे हो 43 ईयर्स के पीछे जा रहे हैं हम, वहां पर जो डेफिनेशन थी उसको, और आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का कहां पर जा रहा है, मतलब जो 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। सो ये चीज को हम लिखना है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये अब आप अंडरस्टैंडिंग में समझिए इसको कि अच्छा ये एक्ट कैसा था, ये दोनों अच्छे प्रोग्रेसिव एक्ट थे, ये भी प्रोग्रेसिव एक्ट था, बट ये प्रोग्रेसिव एक्ट नहीं है जो अभी अभी जो ये आ रहा है, ठीक है ना, जिसको लोकसभा ने पास कर दिया। अब क्योंकि अभी इसमें मणिपुर का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, और इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, तो इस वजह से इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, बट हमें यही देखना है कि यूपीएससी इलेक्शन और ये सब दुनियादारी नहीं देखता, वो ये सिर्फ देखेगा इंपॉर्टेंट क्या है सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस सामने रखिए और इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है, रेडीमेड क्वेश्चन आंसर का सब कुछ बना के रखिए आप। दिस चेंज कुड पोटेंशियली इंपैक्ट अराउंड 28% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर इनकंपासिंग ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैले हुए जितने भी हमारे जंगल हैं उसका लगभग 28%, उसका लगभग 28% जो है इंडिया फॉरेस्ट कवर है, उसको ये इंपैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, इसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिवली मतलब अब ये जो एक्ट है, अब इसको आज का जो एक्ट है उसको लिख करके लिखिए, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर्स यहाँ पे से लिख देते हैं, ठीक है, केएम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे है। देन वाइल दीज फॉरेस्ट इंक्लूड्स फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस, दे ऑल्सो इनकम्पासेस फॉरेस्ट ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिटी एंड कंजर्वेशन वैल्यू। अब जो ये 23% के एरिया में जो ये 28% का जो फॉरेस्ट कवर है, जो लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके अंदर है कौन सी, फ्रूट ऑर्चर्ड, मतलब जो है फूल के बागान है,
फल फूल के बागान है, मतलब फ्रूट्स, मतलब बाग वगैरह जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऑन प्लांटेशन, और प्लांटेशन वाले एरियाज भी हैं, तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, एक्सेप्शनल क्वालिटी वाले हैं फॉरेस्ट ये, ठीक है, कोई ऐसे वैसे नहीं है, और कंजर्वेशन वैल्यू भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सोचो कितना गलत हो रहा है, राइट। तो इसको हम नेगेटिव उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशन विल ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो हमें ये समझ में आना चाहिए, बस उतना ही नोट्स बनाना है जितने को हमें याद रखना है, ठीक है। दे ऑल्सो इनकम्पास फॉरेस्ट, ये हो गया, ठीक है। An instance is the category of unclassed forest in Nagaland. अब इसमें एक ऐसी कैटेगरी है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आगे लिख देंगे कि जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट इन नागालैंड है, ठीक है। तो इसी में आगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल करके आप इसको लिख सकते हैं, ये ठीक है, अनक्लास्ड। तो इसमें नागालैंड का बात आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही नई नीचे ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हमें नंबर मिलेंगे, राइट। एक ये हो गया, दैट हैव सो फार नॉट बीन ऑफिशियली रिकॉर्डेड और डीम्ड फॉरेस्ट डिस्पाइट सेंचुरीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड यूज बाय ऑटोनोमस क्लैंस, ठीक है। अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया एज ए फॉरेस्ट, मतलब इसको अभी तक सरकारी जो जो मतलब रिकॉर्ड्स हैं उसमें अभी लिखा नहीं गया कि ये एक फॉरेस्ट है। और सोचिए इसमें क्या बोल दिया है कि ये जो अभी एक्ट आया है वो 1980, मतलब 20 अक्टूबर 25 1980 तक जितने भी थे रिकॉर्ड में सिर्फ उनको ही माना जाएगा। तो अभी तक तो रिकॉर्ड में किया गया ना, तो इसका मतलब जो ये कैटेगरी ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट इन द नागालैंड है, इसको तो वैसे ही उड़ा देंगे 2 मिनट में, ठीक है, अगर कुछ बनाना होगा। तो ये भी गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, परवर्सली मतलब गलत तरीके से, ठीक से नहीं, ठीक है ना। स्टेट्स जो हमारे मतलब राज्य हैं, ठीक है, स्टेट्स दैट हैव रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज डिस्पाइट दी गोदावरमन जजमेंट मे नाउ बी फ्री टू अलाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब क्या है, अब जो आज का जो ये बिल अभी जो ये मतलब लेकर के आए हैं, तो इसमें क्या है, अभी तक जो स्टेट्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे फॉरेस्ट के अंदर आएंगे, तो वो गोदावरमन अब जो जजमेंट है उसको भी नहीं मानेंगे, और मतलब वहां पे जबरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन और मतलब डेवलपमेंट को वो अलाउ कर देंगे, तो फॉरेस्ट कवर और कम हो जाएगा, राइट। सो फॉर द सेम रीजन लार्ज स्वेथ्स, मतलब यहाँ पे स्वेथ्स का मतलब है एरियाज, बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। फॉर द सेम रीजन लार्ज स्वेथ्स ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। अब अरावली हिल्स जो कहाँ पर है, हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली रीजन में है, ठीक है। तो अरावली हिल्स में जो है विच आर कंसिडर्ड इकोलॉजिकली सेंसिटिव या सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्रिटिकल टू द वाटर सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिखिए आप अरावली रीजन लिखिए, ठीक है ना, अरावली हिल्स को लिखिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक वहां देंगे। और ये मतलब किस लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा तो ये क्रिटिकल टू दी वाटर सिक्योरिटी इन दिस रीजन है, तो ऐसे करके आप लिखिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अरावली हिल्स के आसपास का एरिया क्या है, क्रिटिकल टू दी वाटर सिक्योरिटी है, तो ये भी अफेक्ट हो सकता है इस तरीके के अमेंडमेंट से जो बदलाव लाए गए, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, अभी फर्स्ट रीजन बताया, ठीक है ना। और अब क्या सेकंड क्या है, द बिल एक्सक्लूड्स सम ऑफ इंडियाज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स एज इट रिमूव्स द नीड फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंसेस फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अप टू 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब इसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि अब देखिए यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिक्योरिटी, जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला जो मैंने बताया था ना, नेशनल सिक्योरिटी क्या है। अब ये कहने का मतलब है इनका सरकार का कि दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आए कि इन्होंने ये जरूरत हटा दी कि फॉरेस्ट का क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सरकार चाहे। समझिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है, तो जहां से बॉर्डर स्टार्ट है, ठीक है ना, जिस जगह से है बॉर्डर, वहां से इंडिया के अंदर आते हुए 100 किलोमीटर तक जो है, अगर कोई भी फॉरेस्ट एरिया लगा है तो उसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, वो उसको, तो उसके लिए क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं, परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप उसको काटो पीटो सब हटा दो और अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपको बनाना है, बिल्डिंग वहां पे मतलब बना दो सिक्योरिटी के लिए। तो ये बताया गया, ठीक है, सिक्योरिटी भी जरूरी है। अब यहाँ पर ही मतलब एथिकल डायलेमा वाले क्वेश्चन आते हैं कि सिक्योरिटी जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एथिक्स से भी, तो एथिक्स में भी आप ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स को आराम से कोट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपकी एकदम अप्रोच होनी चाहिए, बिल्कुल ऑल राउंडेड होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। सो ये उन्होंने हटा दिया, ठीक है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास 100 किलोमीटर तक के एरिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो अब नहीं लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सेकंड देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये हो गया है एंड ये, तो ये हो गया, ठीक, राइट। एंड देन लर्न and then these includes globally recognized biodiversity hotspot। अब इसमें क्या है कि globally recognized biodiversity hotspots हैं इन regions में, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो 100 किलोमीटर्स के अंदर है उसमें ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और उनमें से कौन कौन से, फॉरेस्ट ऑफ द नदर्न इंडिया, जो नदर्न इंडिया मतलब जो उत्तर भारत के जो मतलब जंगल हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड और जो बहुत ऊंचाई पर हिमालय के जो हैं, और जो घास के मैदान हैं, ठीक है, तो ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए, अब ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये GS 1 से हमारा रिलेटेड हो गया कि नहीं हो गया,
ठीक है। ऐसे करके हमें बिल्कुल सिलेबस पे नज़र रखनी है, ठीक है। फिर आप देखिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, आपको खुद ही लगेगा हाँ आज आपने पढ़ा, आज आपने कुछ अच्छा किया, यू विल बी मोटिवेटेड टू स्टडी मोर, राइट। बट इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर और फिर कहानी सुन करके बहुत सारी वो मतलब कोई दूसरा पढ़ रहा है, और हाँ, और आप डिपेंड मत होइए किसी की न्यूज़पेपर रीडिंग पे, आप स्टार्टिंग में हेल्प लीजिए, जैसे ही आपको चीज़ें आने लगें बस आप अपने आप पे खुद पे डिपेंडेंट होइए, क्योंकि एग्जाम है वो कोई आदमी कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, एग्जाम आप खुद ही निकालेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड, द बिल इंट्रोड्यूसेस एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? छूट देना। द बिल इंट्रोड्यूसेस एग्जेम्पशंस फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स सच एज जूज, सफारी पार्क्स एंड इको टूरिज्म फैसिलिटीज। तो क्या है? एग्जेम्पशंस फॉर इतना भी कर दिया, मतलब छूट दे दी कि अगर किसी को जू बनाना है, ठीक है, या सफारी पार्क बनाने हैं, इको टूरिज्म बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी मतलब जो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें मतलब इसको बनाएंगे जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें भी मतलब ट्रीज को कट किया जाएगा, तो उसमें छूट दे दी गई है, ठीक है। अब आर्टिफिशियली क्रिएटेड ग्रीन एरियाज एंड एनिमल इंक्लोजर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम्स व्हिच प्रोवाइड अ बुके ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन वेलबींग। अब इसका यहाँ से यहाँ तक का मतलब सिंपल से ये है कि भाई आर्टिफिशियली बनाओगे, कोई चीज़ नकली बनाओगे, ठीक है, वो तो उसका एक अलग वैल्यू, तो बट जो नेचुरल कोई फॉरेस्ट होता है उसकी बात ही अलग होती है, ये बोला गया यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज वरिंग इज दैट, मतलब चिंता का क्या विषय वो ये है कि बिल ऑल्सो ग्रांट्स अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई एनी डिजायर्ड यूज बियॉन्ड दोज स्पेसिफाइड इन द ओरिजिनल और अमेंडेंट एक्ट। अब बताया कि ये जो बिल है वो सरकार को एक पूरी खुली छूट देता है कि सरकार चाहे तो उसको बताया कि नहीं यहाँ पर भाई डिजायर्ड यूज है, मतलब इस तरीके की हमारी इच्छा है इस लैंड को इस तरीके से यूज करने की, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मेट्रो बनाना चाहते हैं, हाईवे बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, रेलवे बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये जो हम करना चाहते हैं इसके लिए सरकार सीधे सीधे बोलेगी ये हमारा डिजायर्ड एरिया प्रोजेक्ट है, तो वहां पर ये जो बिल जो एक्ट है हमारा 1980 का और जो गोदावरमन एक्ट है इसकी, तो इसमें जो भी कुछ लिखा है वो सब नलीफाई हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। फिर such provisions raise legitimate concerns about the potential exploitation of forest resources without adequate environmental security। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस डाले गए हैं इसमें, ठीक है, जो अभी आज का जो आया है ये बिल, तो वो पूरी तरीके से गलत है, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, और जो जो हमारा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है इसको जो है खराब करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिसएनफ्रेंचाइजिंग फॉरेस्ट पीपल। अब ये एक हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस, तो यहाँ पर जो मतलब हो गया डिसएनफ्रेंचाइजिंग, द मीनिंग ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजिंग मीन्स क्या होता है कि लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर देना। अब कैसे करना? अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न इज दैट द बिल मेक्स नो रेफरेंस टू अदर रेलेवेंट फॉरेस्ट लॉज। ये सब हमारे किसी काम का नहीं लाइन, ठीक है। मतलब एक और इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो बिल है वो किसी भी तरीके से इंगित नहीं करता जो और जो बहुत ही मतलब हमारे प्रासंगिक फॉरेस्ट के लॉज हैं उनसे कोई संबंध नहीं रखता। अब उसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर इंस्टेंस द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर एंड अदर एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 फाइंड्स नो मेंशन, ठीक है ना, मतलब इस एक्ट के बारे में कहीं जिक्र तक नहीं किया गया है, ठीक है ना, इट फाइंड्स नो मेंशन, इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया गया। अब ये क्यों? क्योंकि भाई जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उनकी लाइफ का क्या होगा? आपने मान लीजिए वहाँ भी फॉरेस्ट कटवा दिए तो कहाँ जाएंगे? ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, राइट। इंस्टेड द एक्सक्लूजन एंड ईज ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज विल मीन दैट द फॉरेस्ट पीपल्स इंस्टीट्यूशन नो लॉन्गर नीडेड टू बी कंसर्न। मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे कोई कंसर्न करने की अब इनको जरूरत ही नहीं है, सीधे बोले ये हमने लॉ बनाया है, इसके तहत हम आपकी जमीन की सफाई करने जा रहे हैं, चाहे जहाँ जाओ हमसे फर्क नहीं पड़ता, राइट। दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इक्विटी, कोई मतलब नहीं, ये मतलब कोई मतलब समानता का खाली मतलब नहीं है यहाँ पर। अब ये देखिए जो ग्रीन से यहाँ पे किया गया है, ठीक है, अंडरलाइन, इसको क्या है, हम इसको देखिए कैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। एक छोटा सा देश है नेपाल, जिसका नक्शा हमें फ्री में मिलता है जब हम अपने देश का नक्शा खरीदते हैं, मैप खरीदते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने कितना अच्छा काम किया। द नेबरिंग नेपाल ना, इन नेबरिंग नेपाल द हैंडिंग ओवर ऑफ फॉरेस्ट्स, the handing over of forest to local community forest user group is credited to have helped the country increase its forest cover from 26 to 45% over just 3 decades। अब ये हूबहू आप छाप देंगे, ठीक है ना, कि मतलब ये जो एक्ट है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, इसका जो कोई मेंशन नहीं किया गया है कि मतलब इनको डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं, मतलब इनसे हम कोई वो नहीं करेंगे, इनको बाहर निकालेंगे, ये गलत है। और फिर एग्जाम्पल देंगे तुरंत कि भाई देखिए ऐसा हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो कि नेपाल है,
तो उसने क्या किया, 3 दशकों, पिछले 3 दशकों में जो बहुत सारे फॉरेस्ट थे उनको उन्होंने, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटीज हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको हमने दे दिया कि आप इसका रख रखाव करिए, ठीक है, मतलब उसको काटा पीटा कुछ नहीं, तो उन्हीं को दे दिया। तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई कि 26% जो थे वो 45% हो गए हैं 3 डिकेट्स में। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और ये जो एक्ट है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक नोट्स। और वो आप जो मतलब वो ले लेते हैं पीडीएफ, जो आप जो है वहाँ से ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टेलीग्राम वगैरह से, कितनी पीडीएफ इकट्ठा करोगे? 365 डेज तो मिनिमम आप न्यूज़पेपर को कवर करोगे ना 1 ईयर, अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है ना। लोग तो 1.5 ईयर से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो कब तक करोगे आप? इससे जब खुद से बनाओगे तो आप बोलेगा हाँ आज मैंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो एक वर्ड लिखा हुआ है सिलेबस में जीएस पेपर 3 में, आज मैंने उसका ये टॉपिक मैंने कुछ कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारा करंट से रिलेटेड है, एग्जाम में भी आ सकता है, राइट। इस तरीके की चीज़ों आपको इस हिसाब से तैयार करने की जरूरत है, राइट। सो इफ इंडिया इज टू मीट इट्स नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट्स and increase forest cover as the bill envisages in its preamble, it would be wise to further the participation of forest people rather than disenfranchise them। अब मतलब क्या है कि अगर इंडिया अपने नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट्स को इंक्रीज करना को मतलब जो है हासिल करना चाहता है, तो और जो मतलब फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करना चाहता है, तो जैसा कि मतलब बिल के प्रस्तावना में बताया गया है, देखा गया है, ठीक है। तो ये एक समझदारी की बात होगी कि फर्दर द पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब आगे बढ़ाना चाहिए लोग, जो फर्दर दी पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेस्ट में, जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन लोगों के ही हाथ में देना चाहिए, ठीक है ना। रादर देन डिसफ्रेंचाइज देम, मतलब रादर देन मतलब कि बजाय इसके कि आप उनको हटा ही दें कि सीधे हम लौ लिया चलो हटो तुमसे कुछ पूछना उछना नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी, राइट। सो ये हमें ध्यान में रखना है, राइट। नाउ अब देखते हैं क्या है एक्सक्लूजन्स दैट रेज आईब्रोज। तो यहाँ पे आईब्रोज मतलब क्या होता है? अच्छा, लोग देखते हैं बड़ी शक की निगाह से, अरे इसमें क्या होने वाला है, ये ऐसा बोला वैसा इसमें लिखा हुआ है, ये एक्ट है, इसमें ये प्रोविजन है, कैसे होगा? तो एक्सक्लूजन्स, तो जिन चीज़ों को निकाल दिया गया, एक्सक्लूजन्स, ठीक है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है एक्सक्यूज मी, द सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंसेज under the FCA of 1980 may have been flawed, but this bill does little to rectify these deficiencies। हमारे किसी काम की नहीं ये लाइन, मतलब क्या इनका कहना है कि 1980 का जो बिल था उसमें जो भी फ्लॉज थे उसमें इनको, तो जो ये आज का जो बिल आया है इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब उन चीज़ों को हटाया नहीं गया जो कि उस वक्त के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। इंस्टेड इट जस्ट एक्सक्लूड्स सर्टेन प्रिविलेज्ड सेक्टर्स फ्रॉम इट्स एम्बिट। अब क्या है, ये भी हमारे किसी काम का वैसे नहीं, मतलब ये बताया कि ये जो आज का बिल आया है ये कुछ प्रिविलेज सेक्टर, मतलब कुछ खास मतलब सेक्टर्स हैं जिनको जो है मतलब जिनको क्लियरेंस लेने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो कि अभी तक एक तरीके से मतलब जो है रुके हुए प्रोहिबिटेड थे कि नहीं ये मतलब जो है यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकती, ऐसा वैसा वो सब, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, राइट। व्हेन डेमोक्रेसीज गियर्स ग्राइंड अ लिटिल टू स्लोली इट इज़ बेटर टू फिक्स देम दैन टू डिसमेंटल देम। तो मतलब क्या कहना है कि मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है ऑथर कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ होती है, जैसे मान लीजिए प्रीवियस जो लॉज बने थे तो उसमें मान लीजिए कुछ डिफिशियंसीज रह गई थी, कमी रह गई थी, तो ऐसा नहीं कि पूरे लॉ को ही खत्म कर दो, उसमें सुधार करो आप, ये कहने का मतलब। बट इसका एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कूड़ा कचरा नहीं भरना है ना, ठीक है। दीज सिस्टम्स प्रोवाइड एन एसेंशियल चेक्स to assess the impact of project which change land uses, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, लैंड यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी तक जो लैंड एक फॉरेस्ट की थी तो क्या हो जाएगा, लैंड का यूज ही बदल जाएगा, राइट। फिर क्या, टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ये लाइन आप जैसे लिखेंगे कि टू मिटिगेट मतलब क्या होता है, मतलब जो है किसी चीज़ को मतलब कम करना, ठीक है। तो मतलब कम करना तो उसकी मतलब इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है। तो क्या है, टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जोशी मठ का एग्जांपल आप लिख देंगे सीधे कि जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है ना, जो जोशी मठ में हुआ है ना उत्तराखंड में, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा इसको बहुत ज़्यादा आता है, राइट तो आपको ऐसे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। येस एक्सेप्शंस आर नीडेड, ठीक है। हाँ मतलब अपवाद ज़रूरी हैं कि कुछ एरियाज़ को आप अलग रख सकते हो कि भाई यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जैसे आपने सिक्योरिटी के लिए बोला कि जो भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ से टच करता है वहाँ से 100 किलोमीटर तक की जो बाउंड्री अंदर तक आती है वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट होंगे तो उनको कट करने के लिए हमें कोई क्लियरेंस या परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रिटिकली सिक्योर्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अपने बैरक्स लगाने, आर्मी इंस्टॉल करनी है, स्टेशन करनी, वो सब तो ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब ज़रूरी है कि मतलब कुछ अपवाद तो ज़रूरी है, ठीक है,
ये मतलब है कहने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इज अ फेयर आस्क। तो वही इन्होंने बताया कि एक्सेप्शन आने, तो ये लाइन को आप कॉपी कर लिए, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि मतलब कहने का ये जो मैंने समझा दिया ना कि हाँ भाई आप बना रहे हो तो ठीक है, तो ये एक फेयर आस्क है, ठीक है, मतलब सही, मतलब गवर्नमेंट ने जो किया है बिल में इस चीज़ का प्रोविजन लाया है वो सही है कि भाई सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अब अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी फिर हम इन्वायरमेंट को लेकर करेंगे क्या इतने सारे पे, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस कैन एंड शुड बी स्पीडेड अप एंड नीडलेस डिलेज इन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अवॉइडेड। अब इसमें क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसको स्पीड अप किया जाना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें कहाँ लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन को पहले तुम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्या क्या है। ये हो गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है कि अगर सरकारी मशीनी के पास या ऑफिसर के पास आप जॉब क्लियरेंस है तो फटाफट उनको काम करना चाहिए, ना कि उस पर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। एंड नीडलेस डिलेज इन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी अवॉइडेड, ठीक है ना। जो बिना ज़रूरत के मतलब जो है बताते हैं ये अभी नहीं है, ये एनओसी लाओ, वो एनओसी लाओ, ये सब चीज़ें हटानी चाहिए, ठीक है। However, giving blanket exemptions from regulatory laws is not the answer, ठीक, मतलब पूरी तरीके से छूट देते ना, ये भी मतलब कोई मतलब सही उत्तर नहीं हुआ। The importance of India's natural ecosystem must be valued, मतलब जो महत्ता है, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत के नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसको समझना जरूरी है। ये लाइन का हमें कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पहले पास करना, बाकी कहानी बाद में देखेंगे। इंडियाज नदर्न बॉर्डर्स, जो मतलब भारत का जो उत्तरी जो बॉर्डर्स हैं, वेयर एग्जाम्पशंस विल परहैप्स बी मोस्ट यूज्ड, आर फ्रेम्ड बाय द जियोलॉजिकली एक्टिव हिमालयाज। अब मतलब क्या है कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे लिखा है ना कि भाई एक्सेप्शंस तो दो बट इतना भी मत दो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है जहाँ पर आप मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब टच करते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया ही ना, जहाँ पर मतलब आप पूरा देखते हैं ना इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान से लेकर के आप पूरा जम्मू कश्मीर वगैरह तक का एरिया, सब पंजाब वगैरह जो सब पूरा वो करता है टच, तो वही सब एरिया है वहाँ देखें। तो वहाँ पर क्या है, जियोलॉजिकली एक्टिव हिमालयाज है, मतलब हिमालयाज जो है अभी भी वहाँ पर जो है डेवलपमेंट की स्टेज में है। तो वहाँ पर अगर आपने किया तो अगर मान लीजिए वाटर इम्बैलेंस, रिवर वाटर कोर्स सब कुछ चेंज हो गया तो क्या करेंगे, फ्लड्स आ सकती हैं, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो सकती है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए यहाँ बताया रीसेंट इवेंट्स इन द जोशीमठ उत्तराखंड, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, ये ऐसे कर लिया हमने, ऑलराइट। सो ये हो गया। एंड इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो मतलब इन्वायरमेंटल असेसमेंट करो कि मतलब ये अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट का लगा रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा, राइट। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल इकोसिस्टम्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ लग्जरी, मतलब जितने भी फॉरेस्ट हैं हमारे पास और जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं उनको हमें नहीं समझ के रहे हाँ ये तो फ्री फंड में मिला है तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर हम उनके साथ सही से अगर मतलब जो है अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसे मतलब जैसे जोशीमठ उत्तराखंड में इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो अब जो हम समझ गए तो अब यहाँ तक वी हैव अंडरस्टूड, राइट। तो आई थिंक कि जो भी स्टार्ट भी करोगा फर्स्ट टाइम दैट पर्सन ऑल्सो मस्ट हैव अंडरस्टूड, राइट। तो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप ऐसे ही न्यूज़पेपर से तो पॉइंट निकालेंगे, या तो आप हिंदी में भी करेंगे। अब इनको आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ तक मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मैं अगर मैंने इसके आगे भी कुछ आपके साथ मतलब किया तो फिर आपका जो है वो चीज़ कम हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से इसको आप क्या करिए, यहाँ से हटा लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले लिखिए कि ये लिखाइए कि ये जो इन लोग को हटाया गया है इसको नहीं हटाना चाहिए, और नेबरिंग नेपाल में ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी वजह से ये जो बढ़ सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्पीड अप किया जाना चाहिए, और जो है और क्या लिखा हुआ है, और बिना ज़रूरती मतलब जो है अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए, राइट। ये बोल दो। और उसके बाद जो नडर बॉर्डर्स हैं वहाँ पर एग्जाम्पशन तो देना चाहिए लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जियोलॉजिकली एक्टिव हिमालयाज भी हैं तो ये भी देखना चाहिए। और जो रिसेंट जोशीमठ में एग्जाम्पल हुआ है ना, तो जो मतलब कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वहाँ पर वो डेवलप हुए, क्रैक्स डेवलप हो गए थे रेजिडेंशियल एरियाज़ में, तो वो भी नहीं होने चाहिए। और फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को हर प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। तो ये तो परफेक्ट कंक्लूजन हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें आप काट छाट करके, ठीक है ना, अब इसमें आप काट छाट करके देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन लिख करके दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए, ये मैंने आपको समझाया कि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट उत्तराखंड जोशीमठ recent examples that you can quote, construction and the development projects also that is also required, right, and the carbon net zero you can add the Paris climate summit also, right, the governments and the policies and actually the political issues, right, that how we have to deal with it, and the laws and the regulations that are made around these environmental impact assessment kind of things, right. So that will also need to take care into that, overlapping with the GS 1 2 and 3, and read the NCRTs to enrich your content. So up to here you don't have to anything, right. Now here is the introduction. So you have started with the introduction, right. You have started with the introduction. So अब जब आपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया, सो यू शुड जस्ट इंट्रोड्यूस बाय राइटिंग दिस, ओके, कि ये बिल है एंड दैट सीक्स टू, जो कोशिश करता है, क्या करता है, मतलब एक मतलब उसमें प्रियम्बल बनाता है और उसमें बताता है कि हम मतलब जीरो नेट एमिशन करेंगे 2070 तक, और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, फिर इंप्रूव करेंगे लाइवलीहुड को। अब जैसे इंप्रूव करेंगे लाइवलीहुड को जो कम्युनिटी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है तो
उनके लिए यही वाला लॉज है, सीधे से देखिए उठा के रखा, कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये इसको ये इनके इस प्रिंसिपल को वो कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कर रहा है। ऐसे करके ये समझ गया इंट्रोडक्शन, बस इतना ही लिखना है मेन बॉडी में, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बस इतना ही है, ज़्यादा एग्जामिनर को समझाना भी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से करना। तो अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट, बस आपके सामने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है ऐसे, ठीक है, इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब मेन बॉडी में आपको काट छाट करके इसको सेट करना है, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया इस पर्टिकुलर चैनल पे आप उस पर इसको भेज सकते हैं। आई विल इवैल्यूएट एंड आई विल सेंड इट बैक टू यू। सो इफ यू वॉच दिस वीडियो, if you feel, only if you feel it is helpful for you, share it among all the Hindi medium aspirants and see you in the next video. Bye bye.